हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 103 में अपने इकोलॉजी के अंदर, जो 13 चैप्टर आपका ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, जीव और पर्यावरण। तो बेटा देखो, अपन वहाँ पर जो अजैव पर्यावरण में जो 3 कारक सम्मिलित थे, सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु कारक, और उसमें टेम्परेचर तापमान जो सबसे महत्वपूर्ण प्रासंगिक कारक था, वो उसका अपन अध्ययन कर चुके हैं कि तापमान जीवों के वितरण को या तापमान का सजीवों की कार्य की क्रियाओं पर क्या प्रभाव होता है। यस बेटा, अब अपन यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण अजैव कारक है तो उसकी अपन बात करते हैं। तो बेटा दूसरा महत्वपूर्ण अजैव कारक यहाँ पर है जल, वाटर। तो बेटा देखिए, अब अपन बात करते हैं जल वाटर की। सही, तो ध्यान से सुनिए बेटा कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि तापमान के बाद जो नेक्स्ट अजैव कारक है जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला, वो आपका क्या है? जल है। तो अपन कहेंगे कि तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला अन्य महत्वपूर्ण कारक जल है। यस बेटा, इन्हें अपन ने कहा कि तापमान के बाद नेक्स्ट टू टेम्परेचर, तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जो अन्य महत्वपूर्ण कारक है वो क्या बेटा? जल। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि यह एक महत्वपूर्ण सोलवेंट, विलायक और रिएक्टेंट, ये एक महत्वपूर्ण सोलवेंट और रिएक्टेंट होता है। बात को समझे बेटा कि पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण विलायक है ये, जो बहुत सारे विलय को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है ना बेटा। तो आप समझे कि एक महत्वपूर्ण सोलवेंट, विलायक और रिएक्टेंट होता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही विभिन्न एंजाइम अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। तो उपापचय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण सोलवेंट और रिएक्टेंट है। और मैं आपको बताऊं बेटा कि इवोल्यूशन के माध्यम से जैव विकास के माध्यम से, अपन कहें बेटा इवोल्यूशन के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि वो कहते हैं ना, जल के बिना जीवन नहीं है, तो देखो, इवोल्यूशन जैव विकास के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। यस बेटा, और अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जीवद्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का महत्वपूर्ण घटक क्या है बेटा? प्रोटोप्लाज्म का जल महत्वपूर्ण घटक है। यानी आप जानते हो 80 से 85% जो जीवद्रव्य होता है उसका 80 से 85% भाग क्या होता है? जल ही होता है। बात को समझ रहे हैं आप, है ना बेटा। फिर अपन बात करते हैं कि देखो, पृथ्वी जो अर्थ है, तो अर्थ के 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। जानते हो ना जल। अब ये जल किस किस रूप में है? जैसे मान लो ओशियंस, समुंदर है, जैसे मान लो रिवर, नदियां हैं, जैसे मान लो पौंड, तालाब हैं, है ना बेटा। ऐसे ही आइस कैप, जो ऊंचे पर्वतों की चोटी है, वहां पर बर्फ जमा हुई है, तो ओशियंस, रिवर, पौंड, आइस कैप। और ऐसे अपन बात रहे कि हिमनद, ग्लेशियर्स यानी हिमनद, जो ग्लेशियर्स हैं उसके रूप में आप जानते हो
कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है। बात को समझ रहे हैं आप? तो बेटा आप समझ रहे हैं कि जो अपन कहते हैं ना 3/4 भाग पर, यानी ओशियन है, लेक है, रिवर है, आइस कैप है, मतलब ग्लेशियर है, इस फॉर्म में ये पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है बेटा, जल है। यस, क्लियर बात। नेक्स्ट बात अपन करते हैं बेटा कि जल अपने जीवन में या अपने शरीर में उपापचय में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होता है। बात को समझे। और आप जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल है, मरुस्थल में जल की उपलब्धता कम है। देखते हो ना आप, मरुस्थल में जल की उपलब्धता कम है, तो वहां पर जो भी सजीव जंतु या पादप होंगे वो बहुत सारे मरुद्भिद अनुकूलन, बहुत सारे एडेप्टेशन प्रदर्शित करेंगे अपना वहां पर जीवन यापन करने के लिए। वो जीवित रहने के संदर्भ में कई सारे एडेप्टेशन प्रदर्शित करेंगे। ये बात आपको पता है? यस बेटा। फिर देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जल ने पादपों की उत्पादकता, यानी जल पादपों की प्रोडक्टिविटी, जल पादपों की प्रोडक्टिविटी, जल पादपों की उत्पादकता तथा वितरण को भी प्रभावित करता है ना बेटा। प्रोडक्टिविटी और जो डिस्ट्रीब्यूशन है पृथ्वी पर पादपों का, उसको भी ये प्रभावित करता है, वाटर। यस बेटा। फिर देखो आप बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, बहुत नॉर्मल बातें ये आपके सामने हैं जो पहले आप इन सब चीज़ों को आप रिवाइज कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं बेटा कि देखो मतलब अपन कहते हैं कि जो जीव जल में रहते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। आपने 11th में डायवर्सिटी में पढ़ा कि, या वैसे भी अपन बात करते हैं बेटा कि नॉर्मल आप भी जानते हो कि शैवाल तक जलीय थे, फिर पहली बार पृथ्वी पर ब्रायोफाइटा स्थलीय आए। ऐसे ही एनिमल्स में ज़्यादातर नॉन कोडेट जलीय होते हैं, कोडेटा में भी पिसीज, मछलियाँ जलीय है, फिर एम्फीबिया ज़्यादातर जलीय हैं और कुछ स्थल पर नम मिट्टी में। उसके बाद अपन बात करें रेप्टिलिया से स्थलीय आए थे। बात को समझ रहे हो नहीं बातें? तो अपन कैसे कहते हैं बेटा कि वे प्राणी जो जल में रहते हैं वो जलीय हैं। अब आप समझ सकते हो कि अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई जो सजीव जल में ही है तो वो तो जल संबंधी कोई समस्या का सामना ही नहीं करता होगा। ऐसा नहीं है बेटा। हो सकता है कि भाई जो सजीव जल में है और वो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करे। हो सकता है कि जल में होते हुए भी वो जल की कमी महसूस करे, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात कहते हैं कि जलीय जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जलीय जीव भी जल संबंधी समस्याओं को फेस करते हैं या सामना करते हैं, एक ही बात है। बात को समझे बेटा। जलीय जीव भी वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या जल की समस्याओं को फेस करते हैं, है ना। क्योंकि देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहां पर मैं आपको लिखूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि देखो स्थलीय जीवों के लिए जल की मात्रा महत्वपूर्ण होती है ना बेटा। जो भी स्थलीय पादप और जंतु हैं उनके लिए जल की मात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर आवासों में कमी बनी रहती है ना जल की, इसलिए स्थलीय जीवों के लिए जल की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अपन एक बात कहेंगे, लेकिन जलीय जीवों के लिए जल की मात्रा की तुलना में बेटा जल की मात्रा की तुलना में जल की गुणवत्ता क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या बेटा? उस जल की पीएच, उसका रासायनिक संगठन है ना बेटा,
उसका ताप, लवणता, ये तो अपन ने क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी बेटा, लेकिन जलीय जीवों के लिए जल की मात्रा की तुलना में जल की गुणवत्ता, क्वालिटी, उसका पीएच क्या है, उसका रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ताप क्या है, लवणता यानी लवण की सांद्रता क्या है, लवण की सांद्रता क्या है, महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। यानी सीधी सी बात है कि जलीय जीवों के लिए जल की मात्रा तो बहुत है ही, जल की मात्रा की तुलना में क्वालिटी ऑफ वाटर, उस जल की क्वालिटी क्या है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, उसका पीएच क्या है, उसका ताप क्या है, उसमें लवणता क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अब बेटा देखो, आपने जितने भी पादप या जंतुओं और जलीय आवास आपने पढ़े हैं, तो दो प्रकार के आवास पढ़े हैं, स्वच्छ जल और लवण जल। मतलब जल के अंदर जो लवणों की सांद्रता है उसको आप कहते हो लवणता, सैलिनिटी। क्या कहते हो बेटा, लवणता, सैलिनिटी। बात को समझे? तो अब अपन बात कहेंगे जो नेक्स्ट इसके अंदर कि भाई ध्यान दे बेटा, बेटा अपन कहेंगे कि जल की लवण सांद्रता को, जो साल्ट कंसंट्रेशन है, साल्ट कंसंट्रेशन, अपन कहें बेटा कि जल की लवण सांद्रता को लवणता, लवणता, सैलिनिटी, लवणता कहते हैं। यस बेटा, जल की लवण सांद्रता को अपन क्या कहते हैं, लवणता। और इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे हम पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड से दर्शाते हैं, है ना बेटा। यानी अपन ये जो लवण सांद्रता है बेटा, लवणता है, इसको अपन पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड से दर्शाते हैं। यानी ये किसके रूप में मापी गई है, प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है, मापी गई है प्रति 1000 भाग में। यस बेटा, तो प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में ये मापी गई है, तो इसको आपने कहा पीपीटी। यस बेटा, जैसे अपन यहां पर देखो, अब विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न जल निकायों की, जो अलग अलग जल निकाय होते हैं, उनकी आपके सामने मैं लवण सांद्रता लिखूंगा पीपीटी में। यस, तो आपके सामने बेटा यहां मैं लिखूंगा कि जल निकाय, यानी जल निकाय का नाम और लवणता प्रति 1000 भाग में। तो देखो अपन यहां कहेंगे बेटा कि विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न क्षेत्रों की लवण सांद्रता। तो विभिन्न क्षेत्रों की बेटा अपन बात रहे कि जो लवणता है या लवण सांद्रता है वो कैसे है। तो अपन कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां अपन लेंगे जल निकाय का नाम, जल निकाय, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी। और फिर अपन बात करेंगे कि यहां पर जो लवणता है प्रति 1000 भाग में, लवणता प्रति 1000 भाग में। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर बेटा कि देखो मैं जल निकाय का नाम लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहले आपका होता है इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर, समझ रहे हो, इनलैंड वाटर होता है। जो पानी अपन बेटा दैनिक दिनचर्या में पीने में काम में लेते हैं ना, वो आपका होता है क्या, इनलैंड वाटर।
और इनलैंड वाटर के अंदर क्या क्या आता है, जैसे रिवर नदी का जल, रिवर है, पौंड तालाब है, लेक है, झील है, या जैसे अपन ट्यूबवेल करते हैं ना, नलकूप करते हैं, तो वो वाटर आपका होता है इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर जो भूमि के अंदर से अपन लेते हैं, या रिवर, पौंड और लेक, ये तो इसकी जो लवण सांद्रता होती है, इसकी लवण सांद्रता आपके सामने है बेटा, जो लेस देन 5% है ना बेटा, यानी लेस देन 5%, और वो भी क्या पीपीटी, अपन बोले 5 पीपीटी, यानी 5% से भी कम, लेकिन प्रति 1000 भाग में, यहां 100 में नहीं लेंगे, प्रति 1000 भाग में 5% से भी कम। तो ये आपकी होगी किनकी, इनलैंड वाटर की। फिर देखो अपन दूसरा लेते हैं, जो समुद्र जल होता है, सी वाटर, सी वाटर है ना, जो समुद्री जल होता है नॉर्मल, तो समुद्री जल की जो लवणता होती है वो अपन लेते हैं 30 से 35%, या अपन कहें 30 से 35 पीपीटी प्रति 1000 भाग में। यस बेटा। फिर देखो अपन थर्ड लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो हाइपर सैलाइन लेगून होते हैं, हाइपर सैलाइन लेगून, हाइपर सैलाइन लेगून। और हाइपर सैलाइन लेगून की तो जो अति लवणीय क्षेत्र होते हैं, है ना, और हाइपर सैलाइन लेगून की तो जो लवण सांद्रता होती है वो बेटा 100% से भी ज्यादा, 100% से भी ज्यादा, यानी पीपीटी प्रति 1000 भाग में 100% से भी ज्यादा होती है हाइपर सैलाइन लेगून की। बात को समझ रहे हो। और हाइपर सैलाइन लेगून होते हैं अति लवणीय क्षेत्र, हाइपर सैलाइन लेगून होते हैं अति लवणीय क्षेत्र, अति लवणीय लेगून क्षेत्र बेटा। ये इनको अपन कहते हैं डेड सी, है ना, जैसे समुद्र है पहली बात, तो फिर वाष्पोत्सर्जन होता गया और धीरे धीरे पानी उड़ता गया और पानी वहां रहा ही नहीं, तो आपने क्या कर दिया, डेड, मरे हुए समुद्र, डेड सी, है ना। और जैसे मैं आपको बताऊं ना, उड़ीसा के अंदर जो चिल्का झील है, चिल्का झील, वो भी कैसा एरिया है, हाइपर सैलाइन लेगून, अति लवणीय लेगून क्षेत्र, जहां 100% से भी ज्यादा पीपीटी में, पार्ट्स पर 1000 में वहां की लवणता है। बात को समझ रहे बेटा आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी आपके सामने, क्लियर। अब देखिए बेटा कि जीव, जो जलीय जीव हैं, तो जलीय आवास में रहेंगे वो। अब जलीय आवास में कितनी लवणता की परास को सहन कर सकते हैं, यानी उनकी सहनशीलता क्या है, टॉलरेंस क्या है, तो कितनी लवण सांद्रता को वो सहन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे सजीव कितने प्रकार के आपके होते हैं, तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तापमान के आधार पर जो आप पढ़े, यूरी थर्मल, स्टेनोथर्मल है, तो आपने वही बात कही कि जो तापक्रम की व्यापक परास, यानी हर प्रकार के वातावरण में रहने में सक्षम हो, तो यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल किसको कहा आपने, कि जो संकीर्ण परास में, यानी पूरे वर्ष भर उनको एक नियत सा वातावरण चाहिए, ज्यादा अगर आप वेरी करोगे, ज्यादा अगर आप उसको चेंज करोगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार बेटा देखो, लवणता की सहनशीलता के आधार पर भी अपन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि लवणता की सहनशीलता के आधार पर भी, लवणता की सहनशीलता के आधार पर भी सजीवों को दो श्रेणियों में, दो कैटेगरी में या दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट कैटेगरी वही है, यानी यूरी हेलाइन, वहां था ना यूरी थर्मल, यहां है यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन बेटा। और यूरी हेलाइन यानी परथुजा लवणी, यूरी हेलाइन। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए बेटा, यहां यूरी हेलाइन में कि वे सजीव, अपन कहेंगे बेटा कि वे सजीव जो लवणता की विस्तृत परास,
विस्तृत प्रास, व्यापक प्रास, लवणता की विस्तृत प्रास बेटा व्यापक प्रास में जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, है ना बेटा। यानी अपन कहें वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, यानी उनके सहन करने की जो रेंज है वो व्यापक है, वाइड है, यानी वो बहुत कम लवणीय जल से लेकर बहुत अधिक लवणीय जल तक के वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। बात को समझे। यानी अपन ने कहा कि व्यापक जीवन यापन कर सकते हैं, व्यापक प्रास के प्रति वो मतलब बेटा सहनशील होते हैं। अपन यहां कह दें कि व्यापक प्रास के प्रति, व्यापक प्रास के प्रति सहनशील होते हैं मेरे बेटा। क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। यस। और यहां अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन यहां एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि सालमोन, सालमोन जो फिशिक सालमोन होता है, सालमोन। बात को समझे। तो ये आप जानते हो कि एक बहुत बड़ी व्यापक प्रास में जीवन यापन कर सकते हैं, व्यापक प्रास के प्रति सहनशील होते हैं। तो ये आपके हो गए यूरी हेलाइन। बात को समझ रहे हैं। और ये भी, इनमें भी बेटा स्तनधारी जो वही मैमल होते हैं, स्तनधारी, और कुछ जलीय जो पक्षी भी होते हैं, एविज वही आते हैं ज्यादातर, इसमें भी स्तनधारी आएंगे, वही 1% जंतु, 1% जंतु। उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे सालमोन। बात को समझे। इसके बाद में देखो कि नेक्स्ट कैटेगरी आपके सामने मैं पढ़ता हूं, और नेक्स्ट कैटेगरी आपके सामने है स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन यानी तनु लवणी, तनु लवणी। अब देखिए बेटा जी, जो तनु लवणी होते हैं स्टेनोहेलाइन होते हैं, स्टेनोहेलाइन। इसको मैं आपके सामने कह दूं कि वे सजीव जो लवणता की एक संकीर्ण प्रास को ही, लवणता की एक संकीर्ण प्रास यानी नैरो रेंज, संकीर्ण प्रास को ही अपन बात करें क्या होते हैं, या संकीर्ण प्रास के प्रति ही सहनशील होते हैं, सहनशील होते हैं। भाई एक संकीर्ण प्रास में ही ये जीवन यापन कर सकते हैं, एक संकीर्ण प्रास के प्रति ये क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं बेटा, स्टेनोहेलाइन। और ज्यादातर जो जलीय जीव होते हैं बेटा, वो ज्यादातर जलीय जीव क्या होते हैं, स्टेनोहेलाइन ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्टेनोहेलाइन। बात को समझ रहे हो। यानी अपन बात करें कि जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल भी दे दें आपको, यहाँ एग्जाम्पल अपन आपको दे दें बेटा, जैसे कि शार्क, ये जो शार्क मछली, शार्क जो आपकी होती है, या मैं आपको कह दूं कि ज्यादातर जो जलीय जीव हैं, जैसे मछलियां हैं, तो वो क्या होती हैं, स्टेनोहेलाइन ही होती है, स्टेनोहेलाइन। अब देखो बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट, एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर आपका होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के पीछे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पीछे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा बेटा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनो बेटा कि प्रयास, देखो बहुत इंपॉर्टेंट अपन आपके नोट लिखते हैं कि देखो परासरणी समस्याओं, मैं लिखता हूं परासरणी समस्याओं, परासरणी समस्याओं बेटा ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम ये बताऊंगा मैं आपको। परासरणी समस्याओं व अनुकूलनों यानी एडेप्टेशन की कमी के कारण, जैसे मैं आपको कहूं बेटा कि समुद्र जलीय, कुछ समुद्री या समुद्र जलीय जीव स्वच्छ जल में तथा
स्वच्छ जलीय जीव, स्वच्छ जलीय जीव समुद्र जल में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना बेटा। यानी बेटा ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पराश्न समस्याओं और एडेप्टेशन की कमी, अनुकूलनों की कमी के कारण समुद्र जलीय जीवों को अगर आप शिफ्ट करो स्वच्छ जल में, या फिर स्वच्छ जलीय जीवों को आप शिफ्ट करो समुद्र जल में, तो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि मैंने आपको ज्यादातर क्या बताया, स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन कौन होते हैं? स्टेनोहेलाइन वो होते हैं जैसे शार्क, वो होते हैं जिनके आंतरिक शरीर द्रव्य जो होते हैं ना, आंतरिक शरीर द्रव्य जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, आंतरिक शरीर द्रव्य बॉडी फ्लूइड, उन बॉडी फ्लूइड की जो लवण सांद्रता है वो नियत नहीं होती है। लवण सांद्रता नियत नहीं होती है, नियत नहीं होती है, बात को समझे। और बेटा जो ये यूरी हेलाइन है ना, यूरी हेलाइन, ये यूरी हेलाइन मैंने आपको बताया था, इनके आंतरिक शरीर द्रव्यों की, आंतरिक शरीर द्रव्यों जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं अंदर के, आंतरिक शरीर द्रव्यों की लवण सांद्रता क्या होती है? नियत होती है, नियत होती है, ठीक है जी। अब इनकी तो ये तो बहुत ही कम होते हैं ना, इनके तो शरीर द्रव्यों की आंतरिक लवण सांद्रता नियत है, तभी तो बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, बाहरी परिवेश यानी बाह्य जल के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती, तो ये बड़ी रेंज में, व्यापक रेंज में टॉलरेंट कर सकते हैं। लेकिन इनकी स्टेनोहेलाइन की आंतरिक शरीर द्रव्यों की बॉडी फ्लूइड की लवण सांद्रता नियत नहीं होती है, नियत नहीं होती है, तो बाहर के अकॉर्डिंग वेरी करती है, तो बाहर के अकॉर्डिंग वेरी करेगी तो क्या हो जाएगी? पराश्न समस्या, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, है ना। जैसे अगर अपने एक लवण जलीय प्राणी को, ये लो जी सराउंडिंग अगर अपन स्वच्छ जल दे देंगे, स्वच्छ जल, तो आपको पता है ना इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, 11वीं के अंक फिजियोलॉजी समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, बाहर का ओपी कम, तो वाटर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? पानी अंदर चला जाएगा ना, अंतःप्राशन हो जाएगा, अंतःप्राशन, बात को समझे। और अगर अपन बात करें बेटा एक स्वच्छ जलीय जीव को चारों तरफ अगर अपन लवण जल रख देंगे, लवण जल, तो उसके शरीर से पानी बाहर आ जाएगा। जल तो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आता है ना, तो उसके शरीर से जल बाहर आ जाएगा, यानी बाह्य प्राशन हो जाएगा। तो पराश्न समस्याओं के कारण वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव में दे रखा है, बात को समझ रहे हो बेटा। तो ये लाइन आप अच्छे से समझ गए नहीं समझ गए? बोलो बेटा, समझे। और ऐसे अगर अपन देखो, जैसे जल के आधार पर, अगर अपन जल के आधार पर किसी झील का स्तर विन्यास भी पढ़ें, किसी झील का, तो आप जानते हैं कि जल के आधार पर अगर आप स्तर विन्यास पढ़ेंगे तो देखो बेटा, इस रूप में कोई भी जलीय काय है, मान लो झील है, तो जल के आधार पर उसका स्तर विन्यास, जैसे जब भी कोई जल काय स्टार्ट होता है तो ऐसे नहीं एकदम से बहुत ज़्यादा पानी स्टार्ट हो गया, पहले यहाँ दलदल कीचड़, और हो सकती है कि हाँ जड़युक्त वनस्पति हो, जड़युक्त क्या हो? वनस्पति हो। तो ये जो आपका जोन होगा, सबसे पहले ये जो आपका जोन होगा वो क्या होगा? लिटोरल जोन, लिटोरल क्षेत्र होगा, लिटोरल क्षेत्र। जैसे ताप के आधार पर एपिलिम्नियन हुआ था, मेटालिम्नियन हुआ था, हाइपोलिम्नियन, वैसे यहाँ जल के आधार पर लिटोरल क्षेत्र हो गया। फिर देखो कि ये यहाँ अथाह जल है, अथाह जल है यहाँ, अथाह जल। तो अथाह जल क्षेत्र को अपन कहेंगे पेलेजिक जोन, अथाह जलीय क्षेत्र, यस बेटा, अथाह जलीय क्षेत्र। और फिर तुम जानते हो पेंदे का क्षेत्र आता है, पेंदे का क्षेत्र आ जाता है, इसको आप कहते हो बेंथिक जोन,
बेंथिक जोन, पेंदे का क्षेत्र, नितलस्थ, नितलस्थ बोलो। तो जैसे जल के आधार लिटोरल जोन है, यहाँ छिचला थोड़ा थोड़ा जल होगा, दलदल होगा, अथाह जल होगा, पेलेजिक जोन है, बेंथिक जोन है ना। अपने ताप के आधार पर पढ़ा था, ये जल के आधार पर, आगे अपन प्रकाश पढ़ेंगे तो उसके आधार पर। यस बेटा, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, एनसीईआरटी से आप वाटर एक एक शब्द आपका क्लियर हो जाएगा। और फटाफट देखते साथ साथ में आप एनसीईआरटी रखें, हिंदी इंग्लिश, आपको इंडिया का टॉप रैंक से डॉक्टर बनना है तो। यस बेटा, अब देखो अपन नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर था, जलवायु कारक एजेव में जो जलवायु श्रेणी थी, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, थर्ड अपन क्या लेते हैं, लाइट। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लाइट। तो देखिए बेटा कि जल के बाद, अब पहले तापमान हो गया जल, और अब जल के बाद लाइट, प्रकाश। तो बेटा आप जानते हो कि लाइट भी महत्वपूर्ण अजैव कारक है, महत्वपूर्ण अजैव कारक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बेटा कि कोई भी इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की एंट्री होनी चाहिए। बात को समझ रहे हो? और निरंतर ऊर्जा, निरंतर रूप से ऊर्जा की आपूर्ति आप जानते हो कि सूर्य के प्रकाश से होती है। बात को समझे? तो बेटा देखो, सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि इस लाइट का इंपॉर्टेंस प्लांट के लिए क्या है, पौधों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो लाइट का पौधों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फिर अपन बात करें बेटा कि एनिमल्स, जंतुओं के जीवन में भी क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या। यस, और कुछ और बातें अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पौधों के लिए प्रकाश का महत्व है। पौधों के लिए प्रकाश का महत्व है। बात को समझ रहे हैं आप? अब बेटा आप ध्यान दीजिए कि प्लांट में लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है। और तुम्हें पता है आगे जब हम खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो सबसे पहले ज्यादातर खाद्य श्रृंखला प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, उत्पादक से। तो उत्पादक में एनर्जी कहां से आई, सन से, सूर्य से। और आप जानते हो कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का एकमात्र प्राकृतिक ऊर्जा का अगर कोई स्रोत है, प्राकृतिक ऊर्जा का कोई स्रोत है पृथ्वी के ऊपर, तो वो क्या है, सूर्य है। यस बेटा, तो देखिए कि पौधों के लिए मतलब सूर्य के प्रकाश का क्या महत्व है। तो देखो फर्स्ट लाइन तो अपन ये कहते हैं कि सभी प्रकाश स्वपोषी, जितने भी प्रकाश स्वपोषी हैं, फोटोऑटोट्रॉप्स हैं, सभी प्रकाश स्वपोषी सजीवों में, यानी फोटो ऑटोट्रॉप्स। यस बेटा, तो आप कहते हैं कि सभी प्रकाश स्वपोषी सजीवों में प्रकाश यानी लाइट प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में आवश्यक है ना बेटा। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में आवश्यक है। आप भी अच्छे से जानते हो कि फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन होगी तभी आपकी क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी। क्योंकि लाइट रिएक्शन में वो एनर्जी सूर्य की ऊर्जा को एंट्रैप करेंगे पौधे, और लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 जो स्वांगीकारी शक्ति बढ़ाएंगे, तभी आपकी जो डार्क रिएक्शन है वो केल्विन वाला चक्कर तभी बेटा होगी। इसलिए अपन तो लाइन ये है कि सभी प्रकाश स्वपोषी सजीवों के प्रकाश संश्लेषण हेतु, मतलब प्रकाश क्या है, आवश्यक है ना। प्रकाश प्रक्रम में ये लाइट प्रकाश क्या है बेटा, आवश्यक है। बात को समझे? और सीधी सी बात अपन कहते हैं बेटा कि ये जो प्रकाश संश्लेषी सजीव हैं, फोटोऑटोट्रॉप्स हैं, ये लाइट की प्रेजेंस में ही आप जानते हैं कि CO2H2O यानी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का, भोजन का संश्लेषण करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, यानी भोजन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और तभी ये क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक। क्या कहलाते हैं,
प्रोड्यूसर उत्पादक कहलाते हैं। और फिर अपन सीधी सी बात कहते हैं बेटा कि जितने भी एनिमल्स हैं, सभी जंतु शाकाहारी व मांसाहारी, है ना बेटा, सभी जंतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए प्रोड्यूसर उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। जैसे अगर अपन स्थल की बात करें तो स्थल पर जितने भी जंतु हैं, तो चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्यों लिखा मैंने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए प्रोड्यूसर या हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। प्रोड्यूसर या हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि देखो, पहले हरे पेड़ पौधे होंगे तो उनको खाने वाले क्या होंगे? शाकाहारी, है ना, और शाकाहारी उनसे भोजन लेंगे। यस, अब शाकाहारी होंगे तो ये तो मांसाहारी होंगे ना। हालांकि ये जो मांसाहारी है ये डायरेक्ट तो इस पौधे पर डिपेंड नहीं है, डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो ये भी तो डिपेंड है इसी पौधे के ऊपर भोजन के लिए। बोलो हाँ, है ना। तो अपने लाइन क्या लिख दी बेटा कि सभी जंतु, चाहे वो शाकाहारी हो और चाहे वो मांसाहारी हो, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए ही, मतलब प्रोड्यूसर उत्पादकों पर यानी हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है। भाई कोई कहे कि मैं तो भाई बकरे का मांस खा रहा हूँ, जो मीट बोलते हैं उसको अपन, तो आप समझ सकते हो कि बकरे को भी उसके अंदर जो मांस पैदा करने के लिए उसको 1 किलोग्राम मांस के लिए उसको 3 से 10 किलोग्राम दाना, बाजरा हो चाहे मक्का हो चाहे पौधे प्लांट ही तो खिलाने पड़ते हैं उसको। बात को समझे? तो ये लाइन आपके सामने क्लियर हो गई। तो अपन फिर एक स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि पृथ्वी पर, इसलिए ऑल फ्लैश इज ग्रास, कि जो भी कार्बनिक पदार्थ है, जो भी मांस है ना, सारा का सारा मांस, ऑल फ्लैश इज ग्रास यहाँ प्लांट को प्रदर्शित करता है, प्लांट को, हरे पेड़ पौधों को, या जो भी प्रकाश पोषी है। तो ऑल फ्लैश इज ग्रास, क्योंकि पहले वो उत्पादक होंगे तो शाकाहारी होंगे तो मांसाहारी होंगे। बात को समझे या नहीं समझे आप? इसलिए अपन कहते हैं ऑल फ्लैश होता है मांस, इज ग्रास। बात को समझ रहे हैं बेटा? यस बेटा। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट आगे और बात करें अपन कि पौधों की और भी कई क्रियाओं में प्रकाश आवश्यक होता है। बात को समझे? जैसे अपन नेक्स्ट बात करें यहां पर कि पौधों में पुष्पन के लिए भी प्रकाश की एक अवधि आवश्यक होती है। बेटा आपने पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट होते हैं, आवर्तबीजी पौधे होते हैं, फ्लावरिंग, पुष्पन के लिए भी प्रकाश अंधकार काल की एक आपेक्षिक अवधि आवश्यक होती है। तो उसको आप कहते हो प्रकाश दीप्ति काल, यानी आप कहते हो फोटो पीरियड। बोलो, तो फोटो पीरियड पर निर्भर होते हैं ना पुष्पन के लिए पौधे। जैसे अपन एग्जांपल लें कि शॉर्ट डे प्लांट, आपको बताया ना, शॉर्ट डे प्लांट SDP, है ना, और दूसरे आपका क्या हो गया, लॉन्ग डे प्लांट LDP। तो SDP और क्या, LDP, है ना भाई। कुछ को क्रांतिक अवधि, भाई न्यूनतम प्रकाश अवधि को आप क्रांतिक अवधि कहते हो, कुछ को क्रांतिक अवधि से कम का प्रकाश चाहिए, तो वो आपके पुष्पन ऐसे करें तो होते हैं लघु दिवसीय पादप, शॉर्ट डे प्लांट। और कुछ को क्रांतिक अवधि से ज्यादा चाहिए तो आपके होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पादप। तो आपके सामने बेटा सीधी सी बात आई कि भाई अनेक पादप में पुष्पन हेतु प्रकाश की अवधि पर वो निर्भर होते हैं। फोटो पीरियड पे प्रकाश की एक अवधि आवश्यक होती है, प्रकाश की अवधि पर निर्भर होते हैं, है ना बेटा। तो आप समझें कि ये आपका हो गया फोटो पीरियड, प्रकाश दीप्ति काल। और फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग एक तो आपके SDP,
लघु दिवसीय पादप होते हैं, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, और मोस्ट ऑफ में ये जरूरी होता है, कुछ में अगर इस अवधि पर निर्भर नहीं होते हैं तो फिर वो दीर्घ निरपेक्ष मतलब डे न्यूट्रल प्लांट आपके होते हैं। बोलो बेटा, होते कि नहीं होते हैं? तो ये बात आपके सामने क्लियर हुई। नेक्स्ट बात बेटा देखो, अपन बात करते हैं यहाँ पर कि भाई एक चीज और आती है, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, ये आती है लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। यस बेटा, तो ध्यान से सुनिए बेटा कि प्रकाश की तीव्रता जो होती है, लाइट इंटेंसिटी, क्लियर। अब ये इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जैसे बेटा कि लाइट इंटेंसिटी के अनुसार वे पौधे जो उच्च प्रकाश तीव्रता में, हाई लाइट इंटेंसिटी, उच्च प्रकाश तीव्रता में रहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स कहते हैं बेटा यानी प्रकाश प्रिय, प्रकाश रागी या प्रकाश प्रिय, वे पौधे जो उच्च प्रकाश की तीव्रता में रहते हैं। यस, इसके अलावा अपन कहें बेटा कि वे पौधे जो कम प्रकाश तीव्रता में रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप कहते हैं सियोफाइट्स यानी बेटा वो छाया प्रिय। जैसे आपने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा भी छाया प्रिय होते हैं, छाया प्रिय। वे पौधे कम प्रकाश तीव्रता में रहते हैं, सियोफाइट्स होते हैं छाया प्रिय। अच्छा, यहाँ एक बात आप देख सकते हो, है ना बेटा, एक बात देख सकते हो कि जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है तो बहुत लंबे वितान, घने जंगलों में बहुत लंबे वृक्ष हैं। अब उन लंबे वृक्षों के नीचे कुछ शाख, हर्ब या झाड़ियां उग जाती है, सर्ब, तो शाख या झाड़ियां उग जाती है। अब उनको आप जानते हो कि उतना प्रकाश नहीं मिल पाता, तो उनको लाइट की इंटेंसिटी कम मिल पाती है। अब वो पौधे क्या करते हैं कि उस कम इंटेंसिटी पर ही अनुकूलित हो जाते हैं और उस कम इंटेंसिटी पर ही ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस, अपना इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वो समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे क्या होते हैं बेटा? सियोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? सियोफाइट्स, छाया प्रिय होते हैं। बात को समझे। इसके अलावा बेटा जो लाइट है, पौधों की जो और भी कई प्रक्रियाएं हैं, रिप्रोडक्शन है, जनन, इसी प्रकार पुष्पन मैंने बताई दिया, वृद्धि, ग्रोथ, या कई सारी गतियां जैसे रंध्रीय गति में भी प्रकाश, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट दोनों ही रंध्रीय गति के अंदर भी सहायक होती है। बात को समझे। तो ये मैंने सारी बात आपको किस वे के अंदर बताई कि आपकी हेडिंग क्या थी कि लाइट पौधे के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसका प्लांट के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बात को समझे। अब क्या पौधे जो सूर्य का पूरा प्रकाश होता है, पूरा प्रकाश, क्या पौधे उस पूरे प्रकाश को ही काम में लेते हैं? कौन सा लेते हैं? तो नेक्स्ट अपन देखो बेटा, अपन वो पढ़ेंगे कि कौन सा उनके लिए आवश्यक होता है या सहायक होता है। हाँ तो बेटा देखिए कि जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, तो प्रकाश, मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, और आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो देखो बेटा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें प्रकाश के विभिन्न स्पेक्ट्रमी घटक होते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर प्रास होती है, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की जो प्रास होती है, 390 से 760 नैनोमीटर की प्रास दर से प्रकाश या अपन कहें दर से स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विजिबल स्पेक्ट्रम। समझ गए? अच्छे से आप जानते ही हो। अब बेटा देखो, इस 390 से कम तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ होती है कम नीचे की, वो तो आपकी होती है यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरणें।
और एक्स रेज बाद में। इधर आपकी 760 से अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है, बात को समझे, वेवलेंथ, तो वो आपकी होती है अवरक्त विकिरणें, इंफ्रारेड रेज। बात को समझ रहे हो? यस, आपको ही पता बेटा, तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आवर्ती या ऊर्जा कम होगी, आवर्ती कम होगी। बात को समझे? तो यूवी रेज की तो तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो उसकी आवर्ती या ऊर्जा उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है, जो पराबैंगनी विकिरणें होती है। बात को समझ रहे हो बेटा? अब देखो, ये तो आपका भाई प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हो गया, और उसमें जो रेंज होती है वो आप जानते हो कि 390 से लेकर 760 नैनोमीटर की जो रेंज होती है, वो दर्श्य प्रकाश, विजिबल स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बेटा कि जो हरे पादप हैं, हरे पादप, ये जो ग्रीन प्लांट है, हरे पादप है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में दर्श्य प्रकाश की जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दर्श्य प्रकाश की 400 से 700 नैनोमीटर, जो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कई बार नीट के अंदर, 400 से जो 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य युक्त प्रकाश को प्रयुक्त करते हैं, है ना बेटा? या सीधी सी लाइन अपन कहें बेटा कि जो हरे पादपों के प्रकाश संश्लेषण में दर्श्य प्रकाश की 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य युक्त विकिरणें भाग लेती हैं। अब ये जो 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य युक्त विकिरणें भाग लेती हैं, तो इसे आप कहते हो, अतः इसे पार, PAR, पार का मीन क्या हो गया? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी अपन क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रकाश संश्लेषणीय सौर नियतांक, प्रकाश संश्लेषणीय सौर नियतांक, इसको अपन कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन नीट में आ गया है कि पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की रेंज क्या होती है? तो रेंज क्या होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। इसमें से बोलो बेटा, बोलो। जो आप दर्श्य प्रकाश जानते हो ना क्या होता है? विबग्योर में आप जानते हो कितने स्पेक्ट्रमी घटक होते हैं? वोलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसमें से भी 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य विकिरणें भाग लेती है, तो उसको आप क्या कहते हैं? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अच्छा बेटा, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब जो पूरी सौर विकिरणें हैं, पूर्ण सौर विकिरणें, वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होती हैं। बात को समझे? तो देखिए बेटा, इसकी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि ये प्राकृतिक ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य, सन, ये आप जानते हैं कि इसकी सोलर रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशंस। मैं आराम से बताता हूं बेटा कि देखो, ये आप समझ रहे हैं बेटा कि जो प्राकृतिक ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं कि सन, और ये इसके अपन बात रहा कि सोलर रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशंस। बात को समझे? इनको आप कहते हो सोलर रेडिएशन, सौर विकिरणें। यस बेटा। अब आप जानते हो कि ये जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, आप जानते हो बेटा कि जो यूवी रेज होती हैं उनको तो ओजोन रोक लेता है, अधिकांश को, कुछ आ भी सकती हैं पृथ्वी पर। बात को समझे? और तो जितने भी सोलर रेडिएशन धरातल पे गिरती हैं उनको अपन कहते हैं ISR, यानी उनको अपन कहते हैं इंसिडेंट, या यहां लिख दें अपन, उनको अपन कहते हैं इंसिडेंट
इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, आपतित सौर प्रकाश। अब आप जानते हो बेटा, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसका 50% से कम भाग ही, 50% से कम भाग, 50% से कम भाग क्या होता है बेटा, ये 50% से कम भाग ही आपका होता है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार होता है, यानी 400 से 700 नैनोमीटर। यस बेटा। अब अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात सुनना, खैर वो अपन आगे जब खाद्य श्रृंखला और सारी बातें करेंगे तो और एक बार बताएंगे, लेकिन यहां बेसिक यहीं पे क्लियर कर देना यार कि ये देखो, ये हरे पेड़ पौधे, ये हरे पेड़ पौधे, अब इस पार का कितना परसेंट काम में लेंगे, 2 से 10% अपने प्रकाश संश्लेषण में। इस पार का कितना लेंगे बेटा, 2 से 10% अपने प्रकाश संश्लेषण में। तो कभी भी क्वेश्चन आए, पहले तो विजिबल स्पेक्ट्रम की, सारे क्वेश्चन कर देता हूं, विजिबल स्पेक्ट्रम की कौन सी रेंज पार है, 400 से 700 नैनोमीटर, ये पार है प्रकाश संश्लेषण सौर नियतांक। जितनी सोलर रेडिएशन नीचे आ रही है उनको आप कहते हो आपतित सौर प्रकाश। आपतित सौर प्रकाश का कितना परसेंट, 50 से कम भाग क्या है, पार। पार का कितना भाग पौधे अपने प्रकाशन में यूज करते हैं, 2 से 10%, 2 से 10। अब दिमाग लगो, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया, बार बार ये पूछा पार का कितना भाग, तो सबका रटा होता 2 से 10, 2 से 10, बच्चे टिक कर देते हैं, गलत। एक बार क्या पूछा गया कि कुल आपतित सौर प्रकाश, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, कुल आपतित सौर प्रकाश का पौधे कितना प्रतिशत भाग अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करेंगे, तो आंसर आएगा 1 से 5। अरे भाई इस पहले इस ISR कुल आपतित सौर प्रकाश का 50 से कम पार हो गया, तो 50 हुआ ना, 50 का 2 से 10 करते हैं, 50 का 2 से 10 तो 100 का कितना करेंगे, 1 से 5, 1 से 5। तो इस इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का आपतित सौर प्रकाश का 1 से 5% भाग ही पौधे अपने फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त करते हैं। बोलो बेटा, यस और नो। और जो यूवी रेज ये हैं, ये आप जानते हो कि साधारणतः हरे पेड़ पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण में काम में नहीं आती। यस बेटा। अब बात करते हैं कि इस लाइट का अपन बात करें बेटा कि जंतुओं के लिए क्या महत्व है, एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसकी बात आपके सामने अपन करेंगे। और एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद जो जलीय काय होते हैं उनके अंदर कितनी गहराई तक लाइट जा पाती है, कैसे वहां सजीवों का वितरण होता है, तो सारी बातें आपके सामने करेंगे। हाँ तो देखिए बेटा, प्राणियों के लिए यानी एनिमल्स के लिए भी जो लाइट का इंपॉर्टेंस होता है, तो वो आपको मैं बता रहा हूं कि अनेक प्राणी प्रकाश की तीव्रता और अवधि, जो फोटो पीरियड होता है, एक तो लाइट की इंटेंसिटी और फोटो पीरियड, जो अवधि मैंने आपको बताया था दीप्ति काल में, दैनिक और मौसमी विभिन्नताओं को, जो डायूरेनल दैनिक और जो मौसमी विभिन्नताओं को अपने चारे की खोज, जो भोजन की खोज होती है, अपने भोजन की खोज जिसको आप कहते हो बेटा फोरेंजिंग, क्या कहते हो, फोरेंजिंग, ये उनकी भोजन की तलाश होती है। भोजन की तलाश, रिप्रोडक्शन जनन और प्रवासी गतिविधियों, यानी जो माइग्रेशन है, प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लेते हैं। प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में उसको काम में लेते हैं। जैसे बेटा इधर ध्यान दो कि जो फोटो पीरियड है, प्रकाश की अवधि है, वो अनेक पादपों में, पुष्पन में सहायक नहीं है। कुछ जंतुओं में, जो बेटा आप जानते हो कि कुछ जंतुओं में जो आपके होते हैं सीजनल ब्रीडर जो होते हैं मौसमी प्रजनक, समझते हो आप सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक। एक तो होते हैं जंतु सतत प्रजनक, ह्यूमन, मानव में तो मादा में मासिक चक्र आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मासिक चक्र आता तो फिर आप जानते हो कि जो 14वें दिन उसमें एक रिस्क पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है रिस्क पीरियड। उस दौरान अगर नर और मादा संभोग करते हैं तो आप जानते हैं कि वहां तो निषेचन के या नई संतति उत्पन्न होने के चांस फैक्टर हैं, सही।
लेकिन बहुत सारे जंतु हैं जिनके अंदर मासिक चक्र तो है ही नहीं, तो बहुत सारे जंतु एक सीजन में ही जनन करते हैं, तो वो आपके होते हैं सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक। तो मौसमी प्रजनक जनन के अंदर किसको संकेत के रूप में काम में लेते हैं? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड भाई उनको लंबे दिन की अवधि वालों में जनन करना है या छोटे दिन, जब छोटे दिन हो तब करना है, तो वो किस पर डिपेंड है? फोटो पीरियड पर, जो सीजनल ब्रीडर है। और ये स्टेटमेंट आता भी है कि पादपों में पुष्पन के लिए नहीं, जो मौसमी प्रजनक है, सीजनल ब्रीडर हैं, उनके जनन में भी प्रकाश दीप्ति काल, फोटो पीरियड आवश्यक है या सहायक है। बात को समझ रहे हो बेटा? इसके अलावा तुम जानते हो जैसे दिन की अवधि कम होने लग जाती है, तो वहां साइबेरिया से वो साइबेरियन क्रेन, जब बहुत ज्यादा वहां ठंड पड़ने लग जाती है तो वहां से वो प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेशन, प्रवास कर जाते हैं। यस, तो प्रवास है, प्रवासी गतिविधि है, जनन है, या चारे की खोज में संकेत के रूप में काम में लेते हैं। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यस, और फिर अपन कहें बेटा देखो कि पृथ्वी पर, स्थल पर, पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट संबंधी है, तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत ही क्या है? सूर्य। क्योंकि पृथ्वी पर तो सभी ऊर्जाओं का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है। लेकिन ये बातें मान लेना बेटा, कई बच्चे सोच लेंगे सर फिर तो लाइट ज्यादा हो गया तापमान से। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, या फिर जब चट्टान अपना ज्वालामुखी फटती है, तो जहां सूर्य का प्रकाश जाता भी नहीं है गहरे जल में, वहां पर भी अपनी मात्रा की ऊर्जा, जो हाइड्रोथर्मल वेंट आपने बताए, मतलब बहुत ही ज्यादा उष्ण जल स्थिति वो होती है। बात को समझ रहे हो? तो ये एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है कि पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है। बात को समझ रहे हो? इसके अलावा देखो बेटा कि अगर अपन ओशियंस की बात करें, महासागरों की बात करें, ओशियंस की, तो महासागरों में सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की गहराई तक जा सकता है। महासागरों में सूर्य का प्रकाश 500 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं पहुंचता है, 500 मीटर से ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाता है। अब इससे अधिक गहराई पर जो जीव हैं, इससे अधिक गहराई पर जो जंतु हैं, उनको तो यह भी नहीं पता कि पृथ्वी पर कोई खगोलीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य भी है क्या, है ना बेटा? तो फिर वो क्या करेंगे? वो अपना पोषण कैसे कर पाएंगे? तो देखिए कि इससे ज्यादा गहराई पर जो पाए जाने वाले अधिकांश जंतु हैं वो उपभोक्ता हैं, अपघटक हैं, यानी वो मर्तोपजीवी हैं। क्या है बेटा? मर्तोपजीवी, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक अधिकांश जंतु, मैंने कहा ना अधिकांश जंतु। तो फिर एक क्वेश्चन आया कि क्या जो बहुत गहरे उष्ण जल क्षेत्र हैं, समुद्र में बहुत गहरी जगह है, कि क्या वहां पर कोई प्रोड्यूसर हो ही नहीं सकता? क्या हो सकता है? ये AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया कि वो जो बिल्कुल समुद्र के गहरे क्षेत्र हैं जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, वहां संभावना है अगर वहां कोई ऑटोट्रोफ होगा, वहां कोई स्वपोषी होगा बेटा, तो वह स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी तो होगा नहीं, क्योंकि वहां लाइट तो पहुंच ही नहीं रही है, प्रकाश स्वपोषी तो नहीं होगा। तो फिर वहां कौन होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु जो स्वपोषी होते हैं ना, जीवाणु, कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ये 11th में डाइवर्सिटी में आपको लाइन दे रखी थी ना, कुछ जीवाणु दो प्रकार के, भाई कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, या तो रसायन स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी। तो वहां पर कौन होंगे? रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी जीवाणु, यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना बेटा? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड नहीं है, ये किसी रसायन का ऑक्सीकरण करते हैं और उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको भोजन के संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। किसी अकार्बनिक रसायन का ऑक्सीकरण करते हैं, फिर उससे जो ऊर्जा निकलती है उसका यूज ये भोजन के संश्लेषण में करते हैं। सही? तो ये तो मैंने बात बताई, लेकिन ये तो बहुत कम है। वहां जो अधिकांश जंतु है ना, जंतु वो तो मर्तोपजीवी हैं, और जो महासागरों में ऊपरी क्षेत्रों में जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर या कुछ एनिमल, तो जब वो मर जाते हैं तो उनके जो व्युत्पन्न है या अवशेष हैं, तो वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मर्त कार्बनिक पदार्थ है, उनको कौन यूज करते हैं? ये मर्तोपजीवी। कौन यूज करते हैं बेटा? मर्तोपजीवी। इसलिए 500 मीटर से अधिक गहराई पर समुद्रों में अधिकांश मर्तोपजीवी हैं। और अगर वहां
उस गहराई से आगे या समुद्रों के पैंदे में जो उष्ण जलीय क्षेत्र हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट हैं, अगर वहां कोई प्रोड्यूसर है तो फिर वो प्रकाश सोपोषी नहीं होगा कभी भी, वो आपके होंगे रसायन संश्लेषी जीवाणु, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बात को समझ रहे हैं बेटा? तो ये मैंने आपको परफेक्टली बता दिया। अब बेटा जी आप भी जानते हो कि आपने क्या कहा कि भाई 500 मीटर से ज्यादा तो जाएगा ही नहीं ना, है ना? अब देखो 500 मीटर तक भी हर प्रकाश स्पेक्ट्रमी घटक, प्रकाश का हर स्पेक्ट्रमी घटक 500 मीटर तक भी नहीं जाता है। बात को जानते हो बेटा आप? तो आप जानते हो कि ऐसा नहीं है कि महासागर है, समुद्र है, उसमें कोई जीव 50 मीटर पर है, कोई 100 मीटर पर है, कोई 200 मीटर पर है, कोई 500 मीटर है। हाँ, 500 से आगे तो है ही नहीं ना, प्रकाश ही नहीं है। 500 से आगे तो फिर कोई घटक नहीं है। बात को समझे? अब वो जो 500 मीटर की गहराई है उसमें भी मैं आपको बता दूं बेटा कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता दूं कि जो भिन्न भिन्न गहराई में रहने वाले समुद्री पादप या शैवाल है, भिन्न भिन्न गहराई पर रहने वाले समुद्री पादप या शैवाल है, उनको प्रकाश का हर स्पेक्ट्रमी घटक, प्रत्येक स्पर्मी घटक, जो मैंने आपको बताया था ना विबग्योर, प्रकाश का हर स्पेक्ट्रमी घटक विबग्योर जो होता है वो नहीं मिल पाता है, प्रत्येक घटक नहीं मिल पाएगा। बात को समझे? कुछ ही घटक हैं जो गहराई पे जाते हैं, कुछ ही घटक हैं जो बेटा क्या है, गहराई पे पहुंचते हैं। तो अपन यहां स्टेटमेंट अब एक लाइन लिखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट अपन लाइन लिखेंगे बेटा कि लाइट स्पेक्ट्रम का केवल कुछ ही भाग, लाइट स्पेक्ट्रम का, लाइट स्पेक्ट्रम, जानते हो बेटा, लाइट स्पेक्ट्रम का केवल कुछ ही भाग जैसे या तो यूवी रेज, परा बैंगनी विकिरणें, या तो यूवी रेज। तो तुम्हें पता है कि यूवी रेज की तरंग दैर्घ्य कम होती है और तीव्रता ज्यादा होती है, लेकिन ये तो दर्श्य प्रकाश में आती नहीं है। तो या तो यूवी रेज, है ना, लाइट स्पेक्ट्रम केवल कुछ ही भाग जैसे यूवी रेज, या तो यूवी रेज या फिर दर्श्य प्रकाश, जो बताया था मैंने आपको दर्श्य प्रकाश, विबग्योर, विबग्योर में से, विबग्योर जो आपको मैंने बताया था 400 से 700 नैनोमीटर वाला जो दर्श्य प्रकाश मैंने आपको बताया था, विबग्योर में से आप जानते हो केवल जो मतलब जो शुरू का विब ये या फिर हरा, केवल हरा प्रकाश ही समुद्र में अधिक गहराई तक पहुंचता है, समुद्र में अधिक गहराई तक पहुंचता है, यानी गंभीरतम, यानी थोड़ा सा अपन बात रही गहराई तक पहुंचता है। जो नीला हरा प्रकाशी है, नीला और हरा प्रकाशी थोड़ी गंभीरता गहराई तक प्रवेश करता है। यस बेटा, इसलिए अपन एक बात कहते हैं, अपन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात कहते हैं जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है और आपका वो कंसेप्ट देखो मैं क्लियर करूंगा। फिर अपन एक बात कहते हैं बेटा, इसलिए देखो कि जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी, आपको बात बता दूं मैं, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल, रेड एल्गी बेटा लाल शैवाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेड एल्गी फाइकोबिलिन्स, आपको पता है रेड एल्गी में फाइकोबिलिन्स वर्णक होते हैं, फाइकोबिलिन्स वर्णक केवल नीलहरी शैवाल या रेड एल्गी में होते हैं, फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक, और ये होते हैं बेटा आर फाइको इरिथ्रिन
आर फाइको इरिथ्रीन व आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन। तो ध्यान से सुने, आप स्टेटमेंट पूरे सुने। रेड एल्गी लाल सिवाल, फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक, फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक की उपस्थिति तथा क्रोमेटिक एडेप्टेशन। क्रोमेटिक एडेप्टेशन क्या है? यहां पे क्रोमेटिक एडेप्टेशन आप पढ़ना, वर्णकीय अनुकूलन क्या है? क्रोमेटिक एडेप्टेशन वर्णकीय अनुकूलन, वर्णकीय अनुकूलन के कारण अन्य सेवालों की तुलना में, अन्य सेवालों की तुलना में गहराई पर पाए जाते हैं। यस बेटा, आपको पता है रेड एल्गी लाल सिवाल, फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक, फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक, आर फाइको इरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन की उपस्थिति। और क्रोमेटिक एडेप्टेशन क्या है? क्रोमेटिक एडेप्टेशन क्या है कि जैसे जैसे लाल सिवाल थोड़ी गहराई पे जाते हैं, थोड़ी गहराई पे जाते हैं, तो उनके अंदर आर फाइको इरिथ्रिन की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? आर फाइको इरिथ्रिन की मात्रा बढ़ती है। तो ये आपका होता है क्रोमेटिक एडेप्टेशन, वर्णकीय अनुकूलन के कारण अन्य सेवाल, जो हरे सेवाल और भूरे सेवाल हैं, उनसे गहराई पर पाए जाते हैं, उनसे गहराई पर पाए जाते हैं। तो कभी तुलनात्मक क्वेश्चन आ जाए कि हरे सेवालों और भूरे सेवालों की तुलना में ज्यादा गहराई पर कौन से सेवाल हैं? लाल। लेकिन ऐसा नहीं कि 500 मीटर से ज्यादा नहीं। फिर वो अगर समुद्र के पैंदे पे या जो हाइड्रोथर्मल वेंट पर अगर पूछ लिया जाए कि वहां कोई सोपोसी होगा, तो आप लाल मत बता देना, वहां आपका होगा रसायन संश्लेषी जीवाणु। क्या होगा? रसायन संश्लेषी जीवाणु। बात को समझे? अपन इतना ही कहेंगे कि लाल सेवाल भूरे सेवालों और हरे सेवालों की तुलना में अधिक गहराई पर हैं, क्योंकि फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णों की उपस्थिति के कारण, आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन और क्रोमेटिक एडेप्टेशन के कारण वो इनकी तुलना में ज्यादा गहराई पे होते हैं, इनकी तुलना में ज्यादा गहराई पे होते हैं, है ना बेटा? क्योंकि देखो जल के अंदर वो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी गहराई पे जाएंगे, वो लाल सेवाल गहराई पे जाएंगे, तो उनके अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी? आर फाइकोइरिथ्रिन की, आर फाइकोइरिथ्रिन इसकी मात्रा बढ़ेगी। अब बेटा आर फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा बढ़ेगी तो मैं आपको समझा देता हूं। आर फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा बढ़ेगी तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आर फाइकोइरिथ्रिन है, आर फाइकोइरिथ्रिन, यह यूवी रेज को भी, जबकि यूवी रेज अन्य किसी के भी प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो ही नहीं सकती है, तो ये आर फाइकोइरिथ्रिन यूवी रेज को भी और या जो नीले हरे प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। बात को समझ रहे हो? और वो जैसे जैसे थोड़ी गहराई पे जाएंगे तो आर फाइकोइरिथ्रिन उनके अंदर क्या होगा? बढ़ेगा, और उसके कारण उनका लाल रंग है। कहते हैं ना सेवालों के अंदर उनका रंग किसके कारण होता है? विलाक्षणिक रंग, सहायक वर्णक के कारण। जैसे ब्राउन एलगी का फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है, फ्यूकोजेंथिन भूरा रंग, और इनका लाल रंग होता है आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण। और पता है इनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है यूवी रेज में और नीले हरे प्रकाश में, तो बाकी के वर्णक तो फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब आप जानते हो कि उनका प्रकाश ऑक्सीकरण हो सकता है और वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये ले लेता है, तब वो अन्य सेवालों की तुलना में वो क्या पाए जाते हैं बेटा? गहराई पर पाए जाते हैं। जबकि तुम जानते हो कि जो हरे सेवाल है सबसे पहले सतह के पास होंगे हरे सेवाल, क्योंकि बेटा हरे सेवाल नीली और लाल तरंगदैर्घ्य को ज्यादा लेते हैं। किसको लेते हैं? रेड को। तुम्हें पता है हरे सेवाल तो लाल तरंगदैर्घ्य को लेंगे, तो लाल तरंगदैर्घ्य को लेंगे ना, तो दिमाग लगाओ कि लाल तरंगदैर्घ्य
जानते हो विबिग्योर में सबसे लास्ट में आती है, तो तरंग दैर्घ्य उसकी सबसे ज्यादा होती है और तीव्रता कम होती है, तो वो तो थोड़ी सी गहराई पे हासित हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए सबसे सतह के आसपास सबसे पहले हरे शैवाल होते हैं, फिर भूरे शैवाल मध्यम प्रकाश को लेते हैं तो थोड़ी मध्य में होते हैं, और सभी शैवालों की तुलना में ज्यादा गहराई पे कौन होते हैं? लाल शैवाल। क्यों? एक तो फाइकोइरिथ्रिन फाइकोबिलीन वर्णक के कारण, और एक जो वर्ण की अनुकूलन है क्रोमेटिक एडेप्टेशन, उसके कारण वो ऐसा कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपको सारे कारण बता दिए। लेकिन हाँ बेटा, ऐसा नहीं है कि लाल शैवाल कहीं समुद्र में कहीं पे पाए जा सकते हैं। जहां प्रकाश नहीं वहां तो नहीं होंगे ना। अब जहां प्रकाश ही नहीं है 500 मीटर से और ज्यादा पर, जहां प्रकाश ही नहीं है वहां कोई नहीं होगा प्रोड्यूसर। कौन? प्रकाश सोपों से नहीं होगा। लेकिन फिर वहां कौन हो सकता है? रसायन संश्लेषी जीवाणु। कौन हो सकता है? रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो बताओ सारी बातें, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? बोलो बेटा। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक झील का स्ट्रेटिफिकेशन, स्तर विन्यास बता देता हूं लाइट के अकॉर्डिंग। बात को समझे, क्या क्या जोन होते हैं, और ये लाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यस, हाँ तो देखिए बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक अकॉर्डिंग लाइट, प्रकाश के आधार पर झील का स्तर विन्यास अपन पढ़ रहे हैं, प्रकाश के आधार पर। तो देखो बेटा कि जब भी कोई जलीय का स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो पहले आप जानते हो कि छिछला जल आता है, यानी दलदली क्षेत्र आता है, थोड़ा सा दलदली छिछला क्षेत्र, है ना। तो जहां अपन बात रहे कि जड़ी वनस्पति होती है, जड़ी वनस्पति होती है, और ये खुला क्षेत्र है, खुला क्षेत्र। और आप जानते हो कि जड़ी वनस्पति होती है, तो इसको आपने क्या कहा था? लिटोरल जोन। लिटोरल जोन यानी इसको आपने क्या कहा था बेटा? लिटोरल क्षेत्र कहा था, लिटोरल क्षेत्र, कि दलदली क्षेत्र जहां छिछला पानी हो और जड़ी वनस्पति हो। ये अपने जल के आधार पर पढ़ा था ना, लिटोरल जोन। और आप जानते हो कि जो लिटोरल जोन होता है वो तरंग क्रिया के लिए खुला है, तरंग क्रिया के लिए खुला है, यानी अच्छा प्रकाश यहाँ उपलब्ध होता है। फिर देखो, ये जो अथाह जलीय क्षेत्र है, ये लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन, ये जो अथाह जलीय क्षेत्र है, अथाह जलीय क्षेत्र, सॉरी अथाह जलीय क्षेत्र, और यहाँ प्रकाश विकिरण अच्छे से, मतलब प्रकाश बहुत अच्छे से उपलब्ध होता है। जो लिम्नेटिक जोन होता है, खुला जलाशय है, और ये खुला जलाशय, तो यहाँ प्रकाश अच्छे से उपलब्ध होता है, और यहाँ बहुत अच्छे से सबसे ज्यादा यहाँ वृद्धि करते हैं पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि इष्टतम उच्च प्रकाश मिलता है इनको। जो लाइट कंपेंसेशन पॉइंट होता है, प्रकाश संतुलन बिंदु, प्रकाश संतुलन बिंदु से ऊपर का प्रकाश यहाँ रहता है, तो ये जोन कौन सा होता है? यूफोटिक, यूफोटिक सुप्रकाशित क्षेत्र, अच्छे से लाइट अवेलेबल होती है, सुप्रकाशित। अब तुम्हें पता है जैसे जैसे अपन गहराई पे जाएंगे तो लाइट कम होती जाएगी, डिम होती जाएगी, तो ये आपका होता है डिस्फोटिक क्षेत्र, डिस्फोटिक क्षेत्र। और यहां तुम्हें पता है जो प्रकाश संतुलन बिंदु होता है, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट, उससे नीचे का प्रकाश होता है। बात को समझे। अब ये गहराई आ गई, गहराई आ गई, इससे आगे अपन बात करें कि प्रकाश नहीं जाएगा, प्रोफंडल जोन आ जाएगा, प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन ये अंधकार वाला क्षेत्र है। प्रोफंडल जोन क्या है बेटा? अंधकार वाला क्षेत्र। बात को समझे। तो ये प्रोफंडल अंधकार वाला क्षेत्र है, और यहां फिर अब लाइट नहीं जा पाएगी, और यहां तक भी सारे स्पेक्ट्रमी घटक नहीं आते हैं। इसलिए कहते हैं कि जहां तक स्पेक्ट्रमी घटक जाते हैं, यूवी रेज और आपका मतलब आपने कहा था कि नीला हरा, तो वहां उनको लेने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। तो शैवालों से ओलों फिर लाल शैवाली गहराई पे होते हैं, बाकी तो हो ही नहीं सकते। शैवालों से ओलों में लाल शैवाल थोड़े गहराई पर हो जाते हैं, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि उनके अंदर फाइकोबिलीन है, फाइकोइरिथ्रिन, जो यूवी घटक को भी ले सकता है, और तो ले ही नहीं सकते। और जैसे जैसे वो थोड़े गहराई पे होते हैं तो उनके अंदर वो पूरक वर्ण के अनुकूलन यानी फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद ये तो अंधकार का क्षेत्र आ गया, प्रोफंडल, प्रोफंडल। और ये आपका बेंथिक जोन है, जहां मर्तोपजीवी, बेंथिक जोन। बेंथिक जोन होता है नितलस्थ प्राणी, जो मोलास्क्रिय होते हैं ना, मोलास्कारिय, नितलस्थ पेंदे पर, ये आपका पेंदा होता है ना, वो आपका होता है बेंथिक जोन, बेंथिक जोन। अब यहां तो प्रकाश कोई सा घटक ही नहीं होता है। फिर बताते हैं कि कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, अगर वहां अगर कोई सोपोसी हुआ तो प्रकाश सोपोसी तो होगा नहीं, वो क्या होगा? रसायन सोपोसी। तो इतना से याद रखें बेटा। देखो लिटोरल जोन,
लिमेंटिक जोन, प्रोफंडल और बेंथिक। और प्रकाश के अकॉर्डिंग ये यूफोटिक, डिस्पोटिक और ये अंधकार, ये क्या हो गया, अंधकार। तो ये कुछ इस तरह विन्यास था। वैसे अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें कुछ क्वेश्चंस के लिए बेटा। तो यहाँ तक ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छे लेवल से आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़े भाई, एक एक शब्द आपका क्लियर होगा, गारंटी है। अगर आप लेक्चर को बहुत तरीके से आप देखेंगे, और आपका पीछे का 11वीं में आपको कितना नॉलेज है उसको भी मांगेगा, जबकि मैंने सब कुछ क्लियर कराया है। लेकिन बेटा देखो, थोड़ा पढ़ना था, एनसीईआरटी पे आपको आना पड़ेगा। यस, और आपको ऑफलाइन से भी ज्यादा अच्छा मैटर बता रहे हैं, ज्यादा मैटर दे रहे हैं। यस, अब नेक्स्ट अपन लेते हैं सोयल, जो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।